फ्रेंड्स, मैं श्रीमती सुमन गोयल आज आपसे जर्मनी में नाज़ीवाद के उदय के कारणों पर चर्चा कर रही हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्योंकि विश्व का इतिहास है वो एक दूसरे से घटनाएं जुड़ी हुई हैं, तो पिछली क्लास में हमने आर्थिक महामंदी के बारे में पढ़ा था और उसके परिणामों को जाना था। तो उसके कई परिणामों में एक परिणाम था अधिनायकवाद का उदय। इसी श्रृंखला में हमने इटली में फासीवाद के उदय पर चर्चा की। आज हम जर्मनी में नाज़ीवाद के उदय पर चर्चा करेंगे। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल था और इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर भारी हर्जाना लाद दिया और उसे युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। जर्मनी ने आर्थिक शोचनीय स्थिति का हवाला देते हुए मित्र राष्ट्रों को दी जाने वाली रकम 2 वर्ष तक न लेने की प्रार्थना की। इंग्लैंड ने तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किंतु फ्रांस और बेल्जियम ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उस पर दबाव डाला कि जर्मनी निश्चित अवधि में निर्धारित किश्त अदा करे। परिणाम स्वरूप जर्मनी की स्थिति खराब होती चली गई। अंत में इस समस्या के हल के लिए डावस कमेटी नियुक्त की गई। फ्रांस ने भी, जो कि जर्मनी का परंपरागत शत्रु था, डावस कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को कुछ संशोधनों के द्वारा स्वीकार कर लिया। डावस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसे 80 करोड़ गोल्ड मार्क का विदेशी कर्ज दिया गया। इससे जर्मनी की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। 1924 से लेकर 1929 तक जर्मनी की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया, लेकिन दुर्भाग्यवश 1930-31 में संपूर्ण संसार को आर्थिक मंदी के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा, जिसमें जर्मनी की स्थिति बहुत अधिक शोचनीय हो गई। उद्योग धंधे ठप हो गए, चारों तरफ रोटी की विकराल समस्या खड़ी हो गई। सामान्य लोग थोड़ी सी पूंजी को खोकर निर्धनों की श्रेणी में शामिल हो गए, बेरोजगारों की कतार बढ़ गई और उद्योगपतियों ने उद्योग बंद कर दिए। ऐसे समय में जर्मनी में जो तात्कालिक प्रजातांत्रिक सरकार थी, उसने इस स्थिति से सुधारने के लिए प्रयास भी किए, लेकिन वो प्रयास असफल रहे। परिणाम स्वरूप तात्कालिक एक नवीन दल, जिसे नाज़ी दल कहा जाता है, उसके लीडर एडोल्फ हिटलर को अपना प्रभाव जनता के बीच कायम करने का मौका मिल गया। अब थोड़ी चर्चा एडोल्फ हिटलर के बारे में करें। एडोल्फ हिटलर का जो दल था वो नाज़ी दल था, जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल था। इससे पूर्व जर्मनी में जर्मन मजदूर संघ नाम से एक छोटा सा दल था। 1920 में हिटलर ने इस दल का कायाकल्प कर दिया और इसका नामकरण बाद में राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल कहा, और जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में नाज़ी दल कहा गया। इस दल के 25 सूत्रीय कार्यक्रम भी घोषित किए गए, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई वर्साय की संधि को अस्वीकार करना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी से छीने गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना, जर्मन की सैन्य शक्ति का विकास करना और समाजवादी साम्यवादियों का दमन करना इत्यादि थे। प्रारंभ में हिटलर के नाज़ी दल को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे नाज़ी दल का उत्तरोत्तर विकास हुआ और 1930 के चुनावों में नाज़ी दल को आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई और उसे 107 स्थान मिले। इससे हिटलर का व्यक्तित्व उभरने लगा और धीरे धीरे हिटलर आगे बढ़ने लगा। 1932 के चुनावों में राष्ट्रपति के 3 उम्मीदवार थे, हिंडेनबर्ग,
एडोल्फ हिटलर नाजी दल का नेता और साम्यवादी नेता थॉलमैन विजयी हिंडेनबर्ग हुए, लेकिन उन्होंने हिटलर को अपना चांसलर बना दिया। बाद में हिटलर ने हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद जर्मनी के राष्ट्रपति और चांसलर दोनों के पद को मिला लिया और इस पद पर स्वयं आसीन हो गया और इस प्रकार जर्मनी का प्रशासन नाजी दल और हिटलर के हाथों में आ गया। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण था कि जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। सबसे पहला कारण था हिटलर का आकर्षक व्यक्तित्व। हिटलर एक कूटनीतिज्ञ था, मंझा हुआ राजनीतिज्ञ था और महान वक्ता था और एक वीर सैनिक था। उसमें जब वह बोलता था तो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। वह एक कुशल मनोवैज्ञानिक भी था और एक अच्छा संगठन करता था। इसके कारण जनता उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था वर्साय की आरोपित संधि। जर्मनी की जनता प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई वर्साय की संधि में जर्मनी की अपमान को भूल नहीं पाई थी। इस संधि में जर्मनी से उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र छीन लिए गए, जर्मनी के प्रतिनिधियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और जर्मनी का एक पक्षीय निशस्त्रीकरण कर दिया गया। जब नाजी दल ने वर्साय की संधि के अंत का प्रस्ताव लोगों के सामने रखा तो लाखों असंतुष्ट जर्मनों का समर्थन उसे स्वतः ही प्राप्त हो गया, क्योंकि जनता में वर्साय की संधि के प्रति क्रोध था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक संकट। आर्थिक संकट जिसकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, इसने बड़े बड़े देशों को धराशायी कर दिया और जर्मनी की तो स्थिति पहले से ही खराब थी। जर्मनी में 60 लाख के आसपास बेरोजगारों की संख्या जा पहुंची। छोटे व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी सभी दुखी हो गए। जनता रोटी के लिए तरसने लगी। तात्कालिक सरकार के पास इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए कोई योजना नहीं थी। ऐसे में हिटलर तथा उसकी पार्टी के जो आकर्षक प्रस्ताव थे वो जनता को अपने स्वतः लुभावने लगे। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था जातीय उत्कृष्टता की भावना। नाजी दल के उदय ने जनता में उग्र राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण किया। उग्र राष्ट्रीयता के साथ साथ हिटलर ने इसे जातीय उत्कृष्टता के साथ जोड़ दिया। उसका कहना था कि ईश्वर ने जर्मन जाति को अन्य जातियों पर शासन करने के लिए बनाया है, क्योंकि जर्मन जाति शुरू से ही सैनिक मनोवृत्ति और वीर पूजा की भावना से प्रेरित होती रही। अतः हिटलर के रूप में उन्हें वीर नायक मिल गया और जनता ने उसे स्वतः ही अपना फ्यूरर मान लिया। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था। तात्कालिक जो प्रजातांत्रिक सरकार थी उसका जनता के प्रति जो मोह था वो इतना अधिक नहीं था, क्योंकि जनता की समस्याओं के समाधान में उनकी बहुत अधिक रुचि नहीं थी। इसलिए जनता भी उनके प्रति बहुत अधिक आकर्षक नहीं थी और प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की कमजोरी ने नाजी दल को महत्वपूर्ण योगदान दिया आगे बढ़ने के लिए। अगला महत्वपूर्ण जो कारण था वो था साम्यवाद का भय। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवाद व्यवहार में आ गया। उसके बाद विश्व के कई देशों में साम्यवादी दल बनने लगे और वहाँ पर जो संसद होती थी उसमें साम्यवादी दलों के अधिकार जो प्रतिनिधि हैं वो सामने आने लगे। ऐसे में नाजी दल ने जो जर्मन जनता है उसके समक्ष साम्यवाद का हौवा खड़ा कर दिया। जब रिस्टांग भवन को जला दिया गया तो हिटलर ने उसका समस्त दोष साम्यवादियों के मत्थे पर मढ़ दिया। अब लोग अनुभव करने लगे कि अगर साम्यवादियों को दबाना है तो उन्हें नाजी दल का समर्थन करना पड़ेगा।
अगला महत्वपूर्ण जो कारण था वो था नाजी दल के आकर्षक कार्यक्रम। नाजी दल के उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण था वो नाजी दल के आकर्षक कार्यक्रम थे। जर्मनी के अधिकांश दलों ने इस कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम की झलक देखी। इन कार्यक्रमों में श्रमिकों को शोषण से मुक्ति, उपभोक्ताओं को उत्पादकों के शोषण से मुक्ति, छोटे छोटे व्यापारियों को बड़े बड़े मुनाफाखोरों से मुक्ति आदि प्रस्ताव रखे। लोगों के समक्ष संपत्ति की सुरक्षा का प्रस्ताव रखा। साथ ही साथ जो आर्थिक संकट चल रहा था उससे मुक्ति की भी योजनाएं प्रस्तुत की। इससे जनता स्वतः ही नाजी दल की ओर आकर्षित होती चली गई। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण ये था कि जर्मनी की जनता प्रारंभ से ही प्रजातंत्र में बहुत अधिक रुचि नहीं लेती थी, क्योंकि प्रारंभ से ही जर्मनी में तानाशाही शासकों का राज्य था। इसी कारण जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में प्रजातांत्रिक सरकार का गठन हुआ तो जनता को प्रजातांत्रिक सरकार की सहिष्णु नीति पसंद नहीं आई और उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। नाजी दल और हिटलर ने इस असंतोष को समझा और इसका लाभ उठाने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि हिटलर एक कुशल मनोवैज्ञानिक था और उसमें संघर्ष और संगठन की अपूर्व क्षमता थी। उसमें असंतुष्ट लोगों के मन की बात जानने और उसका इस्तेमाल करने की क्षमता थी। इन्हीं सभी कारणों के चलते धीरे धीरे जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और हिटलर ने अपनी सत्ता कायम कर ली। थैंक यू।